ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए मार्च के आरंभ काल में ग्रहों ने किस प्रकार का योगायोग बनाया है। ग्रह तो परिवर्तन के समय हमेशा कहीं ना कहीं चलते रहते हैं, कभी भी संसार की घड़ी रुकती नहीं है, टक 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 चलती ही रहती है और ये परिवर्तन का प्रभाव भी उसके अनुसार से ही उत्पन्न होता है। अब वो किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए खराब। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय में ग्रहों का परिवर्तन का एक विशेष योग बना है। मंगल परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं, शुक्र उच्च के होने जा रहे हैं और इसी मार्च के अंदर शनि अस्त होने जा रहे हैं। ये कई सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से होने के योग बन रहे हैं। आप सत्य माने, ये परिवर्तन हमें तो दिखाई देते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ नया उदय करने के, दाव लगाने का समय है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और ये दाव लगाकर कई बार क्या होता है ना, छलांग लगाने से कहीं ना कहीं फायदा भी हो सकता है और कई बार नुकसान भी आता है, लेकिन इस समय ग्रह आपके लिए ऐसे हैं कि आपको फायदा होने की स्थिति बन सकती है। बस थोड़ा सा अलर्ट रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। हाँ, आलस में बैठे कहाँ ग्रह कुछ अच्छे, शुक्र ने परिवर्तन उच्च के होकर आपकी राशि में जो योग बनाया है वो बहुत सुंदर है। वो कहीं ना कहीं दाव लगाने की तरफ प्रेरित करता दिखाई दे रहा है। बुद्धि में आ रहा है कि पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, लेकिन यहाँ ध्यान रखना, मंगल और सूर्य और राहु जिस प्रकार से युति बनाकर बुध के साथ बैठ गए, बुध अस्त हो गए, तो कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट हो सकता है चीज़ों में। तो मिसमैनेजमेंट हुआ तो फिर शुक्र का दाव कहीं ना कहीं शक्ति से लगाया और वो कहीं ना कहीं कमी पड़ सकती है, तो अलर्ट रहना पड़ेगा। और कोई विश्वास पात्र इस समय धोखा देने के योग भी बना सकता है। तो ये है ग्रहों का की चाल, तो इसको समझते हुए कार्य करना है आपको। सिलसिलेवार तरीके से समझो कब कौन सा ग्रह अच्छा है, कब कौन सा ग्रह धोखा देने की स्थिति में है। समय तो समय की चाल को पहचान लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 तारीख की, 1 मार्च रविवार का अवसर है और उस दिन त्रयोदशी तिथि विद्यमान है। प्रदोष का सुंदर योग बन रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भाग्य आपके साथ में है। जी हाँ, भाग्य आपके साथ है। बस सरलता रखो, परमात्मा की कृपा पर विश्वास रखो। अकेले ही 100 के बराबर काम करने की स्थिति रखते हो, लेकिन केवल दूसरों को ज्ञान देना और अपने उस अनुसरण ना करना, तब चीज़ें फंस सकती हैं चीज़ें। इस दिन सबसे बड़ा परिवर्तन ये हो रहा है कि शुक्र जो है उच्च के होने जा रहे हैं, शनि के साथ विराजमान होने जा रहे हैं और ये दोनों की दोनों युति कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बढ़िया स्थिति उत्पन्न कर सकती है। आपके दिमाग की योजनाओं को कहीं ना कहीं 4 चांद लगने का अवसर बहुत सुंदर तरीके से बनकर तैयार होता दिखाई दे रहा है। इस समय में दाव पे लगाने का योग बिल्कुल अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं बड़ी सोच रखते हुए बड़ा काम करने का समय बिल्कुल अच्छा है, लेकिन ध्यान रखना पुनः कि मंगल यहाँ पर कमज़ोर स्थिति में है। जितना सोच रहे हो उतना शायद कर नहीं पाओगे। बुध अस्त होने के कारण से कहीं ना कहीं चीज़ें मिसमैनेज हो सकती हैं, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। बुद्धि का बल बहुत अलर्ट चाहिए। सूर्य और राहु की युति एक साथ होने के कारण से कहीं ना कहीं असमंजस, थाली के बैंगन वाली स्थिति बन सकती है। तो बस थोड़ा सा इस शुक्र शनि का प्रभाव को ठीक करने के लिए थोड़ा कार्य करने का प्रयास कीजिए। शुक्र तो अभी पूरे साल आपके लिए काफ़ी लंबे समय तक के लिए परिवर्तन की तरफ गया, उच्च के लिए गया है। इस समय को यूटिलाइज करने के लिए गौ सेवा लगातार करने का आपको प्रयास करना चाहिए। गौ सेवा लगातार करते रहो और शुक्र को ताकत देते रहो तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, ध्यान रखना, बहुत सारे लोग शुक्र के साथ में जो गलत चीज़ें जोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं लोगों ने शुक्र को अय्याशी से जोड़ दिया है, शुक्र को कहीं ना कहीं शराब से जोड़ दिया है। बिल्कुल संबंध नहीं है। शुक्र का संबंध गाय के साथ ही है, गाय के दूध के साथ ही है, गाय गऊ की निधि के साथ ही है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। 2 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, साथ में पूर्णिमा का योग बन रहा है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का योग परिवर्तन की तरफ जाता दिखाई दे रहा है और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत शुभ दिखाई दे रहा है। जितनी मेहनत उतना लाभ गारंटी करता दिखाई दे रहा है ग्रह। मेहनत से भागो मत, कार्य को करो। छुट्टी का अवसर है, लोग बहुत सारे कह जाते हैं भैया हम तो काम खाली बैठेंगे, तो इसमें मेहनत से ही आपकी सफलता, आपका नाम होगा। इस बात का ध्यान रखना। और घर बैठे बैठे खाली करते रहोगे, आलस में रहोगे तो फिर कहीं ना कहीं कलंक भी लगने के योग बन सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना। जैसा करोगे वैसा भरने का योग बहुत बड़ी। थोड़ा सा एग्रेसिव रह सकते हो, शांत रहो, क्योंकि आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन भी आपके मनोमस्तिष्क में डाल सकता है। उस फ्रस्ट्रेशन को आपको त्यागने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन सत्यव्रत है, चंद्रमा का दर्शन करें, भगवान का सुंदर स्तवन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा का भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से आपके समस्त अन्य संसारित दूर होने के योग बन सकते हैं। देखिए,
होलिका दहन इसी दिन होगा। अभी पूरी तरह से उसको वर्णित करेंगे हम, लेकिन होलिका दहन के दिन आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हो। गुड़ ले लेना, थोड़ा सा गुड़ लेकर अपने सिर पे से उसको वार कर और उसको हनुमान जी को ध्यान कर कर उस अग्नि में अर्पित कर देना जब होली जल रही हो। इसी दिन होली जलेगी, शास्त्र का निर्णय है, क्योंकि इस बार होली 2 दिन कई बार भ्रांति, अगले दिन ग्रहण है, इस दिन अगले दिन होली जलाने का महत्व नहीं है। अगले दिन सूतक भी रहेगा तो उस दिन होली नहीं चल सकती है। तो आप ध्यान रखें, क्योंकि प्रदोष के समय अगले दिन जो है शाम के समय होली का विराजमान नहीं है, तो होली का समय भी हम बताने वाले हैं। तो आप कोशिश ये करें इस समय, इस दिन विशेष तौर पर इस कार्य को करने का प्रयास करें। अपने कष्टों को निवृत्त करने के लिए थोड़ा सा गुड़ हाथ में लेकर अपने सिर पे से वार का सीधे क्लॉकवाइज उसको वारने के बाद उस अग्नि में उसको ओम हंग हनुमतये नमः कहते हुए उसको अर्पित कर दीजिएगा। आपके समस्त कष्ट वारे न्यारे होंगे, दूर करने के योग बनेंगे। होलिका जो है बहुत ही सिद्ध रात्रि मानी जाती है। भारतीय संस्कृति में होलिका दहन एक अद्भुत योग शास्त्र में लेके आती है। इसका काल बहुत जबरदस्त तरीके से शास्त्र में गणित किया जाता है कि कब जलाई जाए होली, क्योंकि होली का एक ऐसा पर्व है कि शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि ये होली को हम सही रूप से कर लें तो हमारे लिए ये अद्भुत शुभ योग बना देते हैं, और कहीं इसको अशुभ किया तो बहुत सारे कष्ट जीवन में उत्पन्न करने के योग बना देते हैं। तो होलिका दहन इस बार थोड़ी संशय ग्रसित है। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर अनेक प्रभाव उपस्थित करने का प्रयास किया है। होली है क्या, पहले तो ये समझें। शास्त्र में कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद जो भक्त भगवान के परम भक्त थे और हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, तो हिरण्यकश्यप जो अपने आप को स्वयं परमात्मा घोषित कर चुके थे, भगवान विष्णु के विरोधी बन गए थे। कहा जाता है कि विरोधी परमात्मा तो हमेशा कल्याण का मार्ग ही बताते हैं। तो सोचो उस ऐसे दुष्ट के यहाँ भक्त प्रहलाद पैदा हुए, और प्रहलाद जी ने भगवान की अनन्य श्रद्धा के साथ पूरी बाल्यकाल से ही उनकी सुंदर रूप से साधना करी, और साधना करने के बाद घर में ही पिता का विरोध नहीं था, सद्बुद्धि देने का कार्य था। ये परमात्मा के लिए तो सब परमात्मा की संतान ही है। कई बार कोई बच्चा विमुख हो जाता है तो क्या पिता उससे विमुख हो जाते हैं? उसका उद्धार करना ही कहीं ना कहीं परमात्मा का लक्ष्य है। तो उन्होंने देव कृपा से उन्होंने उनके घर में ही, परमात्मा की कृपा से उनके घर में ही भक्त प्रहलाद उपस्थित हुआ। तो कहा जाता है भक्त प्रहलाद बाल्यकाल से ही भगवान की श्रद्धा करते थे। घटना बहुत बड़ी है, और अनेक बार पिता के साथ उनका विवाद भी हुआ। तो ऐसे में कई बार महाराज थे हिरण्यकश्यप, उन्होंने कई बार पुत्र को क्रोध में आकर मृत्यु दंड देने का प्रयास किया। एक दिन होलिका वहाँ उपस्थित होती है, और अनेक का कार्य करने के बावजूद भी परमात्मा की कृपा से वो हर बार बच के आ जाते थे। कहा जाता है होलिका जो थी, उन्होंने अपने पिता भाई के समक्ष जाके कहा कि मुझे अग्नि की साक्षात सिद्धि प्राप्त है, मंत्र सिद्धि प्राप्त है, और यदि मैं इसको लेकर अग्नि में बैठ जाती हूँ मैं तो जलूंगी नहीं, ये जल जाएगा। आप सोचो, इतनी पुरानी आदिकाल शास्त्र में कथा थी, और कहा जाता है कि वो चोला पहनकर बैठ गई थी, और भगवान की कृपा हुई कि भक्त प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। भगवान की कृपा देखिए सुंदर रूप से करे। आज से कुछ साल पहले बोलते हैं लोग, को है वैज्ञानिक जो बात करते हैं, बोले कैसे हो सकता है। आज भी बहुत सारे ऐसे सूट्स आते हैं कि उनको पहनने के बाद, आज तो वैज्ञानिक युग पराकाष्ठा में है, तो आप उसमें ऐसे सूट्स बना दिए जाते हैं कि उसके अंदर अग्नि में चले जाते हैं लोग, और उससे अंदर इंसुलेशन के प्रभाव से कुछ जलता नहीं है। तो भारतीय संस्कृति में कितनी पुराने काल में भी ऐसा वर्णन किया गया था, तो जिससे अग्नि उसको ना जले। तो आप सोचो कि वो कितनी ज़बरदस्त चीज़ें रही होंगी। तो आज ही विज्ञान को कहा जाता है, लेकिन वो जो पुरानी कथाओं के माध्यम से भी ये कहीं ना कहीं विज्ञान की पराकाष्ठा उस वक्त भी प्राप्त थी भारतीय संस्कृति में। तो सुंदर रूप से समझें। तो होलिका तो जल गई और भक्त प्रहलाद भगवान बच गए। और उसके अगले दिन लोगों ने बड़े श्रद्धा से, आनंद से जब देखा कि भक्त प्रहलाद बचे उसके अंदर बैठे हुए हैं, तो वही जो धूल थी, भस्म थी, उसी से दुर्वणी खेलने की परंपरा बनी। ये तो पूरा इतिहास इस कथा का। लेकिन वास्तविक तौर पे मान के चलें कि इस होलिका दहन का समय है बिल्कुल शास्त्र के दृष्टिकोण से। होलिका की अग्नि किस तरफ जा रही है, धूम्र किस तरफ जा रहा है, इसका प्रभाव भी शास्त्र में पूरी तरह से बताया गया है, तो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन होलिका के अंदर इस बार का जो काल गणना है वो ऐसी है कि इस बार जो होलिका जो दहन का योग बन रहा है, 2 तारीख को और 3 तारीख को पूर्णिमा है। 3 तारीख को उदय तिथि है, 2 तारीख को पूर्व ग्राह्य मानी जाएगी, 3 तारीख की शाम को ग्रहण पड़ रहा है। तो इस कारण से, और शाम के समय दिल्ली इत्यादि के क्षेत्र में सूर्यास्त होने से पहले पहले पूर्णिमा समाप्त हो गई है, और सूर्यास्त के शाम के समय में जब चंद्रमा उदय होंगे तो चंद्र ग्रहण पड़ रहा होगा।
भारत में ये पूरी तरह से दृश्य है। यदि हम उस तरह ऊपर की तरफ चले असम इत्यादि में तो पूरा ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर, लेकिन दिल्ली इत्यादि में इलाहाबाद की इधर आते आते मतलब बनारस के इधर आते आते ये सब जो ग्रहण है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो इन सब को प्रभाव को समझने के लिए आपको ये समझ लें कि ग्रहण के समय में 2 तारीख को होलिका जलानी पड़ेगी। क्यों? उसमें भद्रा भी पड़ रही है, तो भद्रा के जो काल में कहा जाता है भद्रा समाप्त होने के बाद ही होली जलनी चाहिए। तो सुबह सूर्योदय के समय में करीब जाकर होलिका का जो है वो अंत होता दिखाई दे रहा है। तो शास्त्र के अनुसार से तो ऐसा कहा है कि सूर्य उदय होने से पहले ही होलिका जलाने का नियम बनेगा, शाम के समय होलिका नहीं जलानी चाहिए। बहुत सारे विद्वानों का ये भी मत है कि भद्रा के पुच्छकाल में, मुख को छोड़कर पुच्छकाल में होली जला सकते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ तो है जब भद्रा समाप्त हो जाए उसके बाद ही होली जलानी चाहिए, नहीं तो शास्त्र के अनुसार से कहा गया चतुर्दशी में और प्रतिपदा में होली जलाने से कई प्रकार के अनिष्ट उस क्षेत्र में हो जाते हैं, परिवार में हो जाते हैं, राज्य में होते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। पहले तो पूर्ण विधान होता था कि होली कैसे स्थापित की जाएगी, दंडिका नाम की राक्षसी वहाँ पर रहेगी और उसको स्थापित करते हुए समस्त आदि जो क्षेत्र के आदि व्याधियों को दूर करने के लिए ये सब व्यवस्थाएं बनती थी। तो कोशिश ये करें, शास्त्र के दृष्टिकोण से हमने आपकी राशि के दृष्टिकोण से बताया। जैसे एक बात और समझें जो हमने पुनः में आपको बता देते हैं कि शास्त्र के दृष्टिकोण से होलिका अपने आप में एक श्रावणी, होलिका को विशेष तौर पे कहा जाता है फाल्गुनी का और साथ साथ श्रावणी। शास्त्र में 2 महत्व कहे गए और दोनों के समय में भद्रा का देखना परम आवश्यक है। और ये जो फाल्गुनी है जिसके अंदर होली जलाई जाती है, ये आपकी समस्त अलाय बलाएं को आपके जीवन से दूर कर देती है, कष्टों से निवृत्त कर देती है, नज़र को दूर कर देती है। और 6 महीने बाद श्रावणी भी आती है। उसी प्रकार से उसमें जनेऊ बदलने का नियम शास्त्र बताया गया है और ये समस्त समाज को अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। धीरे धीरे इनका वैज्ञानिक शास्त्र का आख्यान जो है वो लोप होता चला जा रहा है, लेकिन ये जो हमारे ऋषि मुनियों की चीज़ें हैं, शास्त्र के मुहूर्तों का प्रभाव है, इसको अवश्य करते रहना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स आज की तारीख में आप मान के चले इतने ज़्यादा लोगों के दिमाग में मनोमस्तिष्क विचार संबंधित कष्ट हो गए हैं, पहले इतनी विक्षिप्तता नहीं होती थी। इनमें से बहुत सारे जो हैं मॉडर्न साइंस ही बोलती है, साइकोसोमेटिक डिसीजेस बहुत सारी जो हैं, और दवाइयों का जो प्रभाव होता है वो तो केवल 10% बीमारियों पर होता है, बाकी जो 90% बीमारियां दे आर साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स। और वो इन्हीं सब चीज़ों को वो अनडायग्नोज्ड रहती हैं। और जितने इन सब चीज़ों से जो साइकोलॉजिकली आप मान के चलें कि जितने भी इस प्रकार के कृत्य हैं भारतीय संस्कृति में जो बताए गए हैं, इसको दान कर दो, ये मंत्र जप कर लो, ये तमाम साइकोसोमेटिक डिसीज़ को ठीक करने के लिए ये जो प्रभाव है शास्त्र के दृष्टिकोण से, इन व्रतों का प्रभाव है, ये अद्भुत रूप से कार्य करते हैं। नहीं तो आप जिंदगी भर दवाई खाते रहिए, कोई ठीक नहीं होगा इन सब चीज़ों का। तो ये इसको पूरी तरह समझें, ये हमने जो उपाय बताया आपके लिए, इसको सही रूप से करने का प्रयास करें। तो होलिका जलाने का समय भी हमने आपको बताया, तो उसको समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, 3 तारीख का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो आपकी वृश्चिक राशि के हिसाब से जो ग्रहण पड़ रहा है वो आपके लिए बहुत शुभ योग लेकर आ रहा है। पूर्णिमा है इस दिन विद्यमान, और शाम के करीब करीब पूर्णिमा जो है करीब 7 यानी 5 बज के कुछ मिनट तक रहेगी। अब सूर्यास्त उसके बाद होगा, तो इसलिए होली एक दिन पहले ही जल गई, लेकिन चंद्र ग्रहण इस दिन पड़ रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का प्रभाव जो इस दिन ग्रहों का प्रभाव जो है वो आपके लिए बड़ा अनुकूल दिखाई देता है। पूरी हिम्मत अच्छी खासी दिखाई देती है, लेकिन आप अकेले ही ऐसे हैं कि 100 के बराबर सामना करने वाले हैं, लेकिन आप अपनी शक्ति को पहचान नहीं पा रहे हैं, उसके कारण से समस्याएं उत्पन्न होती दिखाई दे रही। इस वक्त वैसी स्थिति है कि आप अपने हाथ में हीरा लेके बैठे हुए हैं, लेकिन उसकी वैल्यू आपको ही नहीं पता है। आपकी स्थिति ऐसी है क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल अस्त चल रहे हैं, साथ में उसके बुध अस्त चल रहे हैं। तो पहचानिए, अपनी असली वक़्त को पहचानते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस समय ग्रह आपका ऐसा है, मेहनत से भागना मत। ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से इस समय चंद्र ग्रहण जो पड़ रहा है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आपका संसार में नाम करने का योग बना रहा है। जो लोग राजनीति क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं वर्चस्व फैलने के योग इस समय जो ग्रहण का प्रभाव होता है वहीं होता है जहां ग्रहण पड़ रहा होता है। तो ये ग्रहण का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से आगे आने वाले समय में आपके जीवन में 4 चांद लगाने के योग बनता दिखाई दे रहा है, यानी बहुत अच्छा ग्रहण आपके लिए पड़ता दिखाई दे रहा है। तो आनंद लेने का प्रयास कीजिए, इस ग्रहण के प्रभाव को और बढ़िया कर दो, ऐसा योग बनाने का प्रयास करो। देखो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त हमने कहा मंगल थोड़ा अस्त अवस्था में चल रहे हैं, राहु के साथ सूर्य जिस प्रकार से बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं अस्थिरता का भाव मनोमस्तिष्क में बार बार लाते दिखाई दे रहे हैं, और बुध जो है मिसमैनेजमेंट कर रहा है।
इन सबको ठीक करने के लिए है। अपनी शक्ति को पहचानो, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ, ओम हंग हनुमतये नमः, ये मंत्र आपको बता दिया। इनका लगातार जितना बढ़िया से जप करने का प्रयास करोगे वो बहुत अच्छा रहेगा। चने का दान आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। भुने हुए चनों को दान करने का प्रयास करें। इस समय भुने हुए चने ला के रख लीजिए और उनका हो सके तो ग्रहण काल में अंत में रख लीजिएगा हाथ लगाकर। उस ग्रहण काल में उसको जितना दान करने का प्रयास करोगे वो बहुत श्रेष्ठ आपके लिए कार्य करने का प्रयास करेगा। ये बहुत श्रेष्ठ उपाय है। और हमने इस विवेकानंद योगाश्रम पे इस दिन सुंदर यज्ञ भी रखा है, सुंदर यज्ञ रहेगा और इस यज्ञ में आप चाहो तो बैठ सकते हो। समस्त कष्ट निवारण यज्ञ और साथ में सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा। तो आप भगवान का सुंदर जो कार्य करने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर योग बन रहा है इस समय में आपके लिए। सर्व कष्ट निवारण यज्ञ इस बार आश्रम पे रखा गया है। इन समस्त कार्य को करें आनंद से, समस्त कष्टों को निवारण करने का योग बहुत सुंदर से बनता दिखाई दे रहा है। देखिए 3 तारीख को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और ये चंद्र ग्रहण जो है वो विशेष रूप में खग्रास चंद्र ग्रहण है और इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव बहुत जबरदस्त तरीके से पड़ने वाला है पूरे विश्व पे। ये फागुन मास की पूर्णिमा पर जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है ये विशेष तौर पर इसका प्रभाव बहुत जबरदस्त रहने वाला है। इस समय में देखिए ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि 4 ग्रह एक साथ होकर विराजमान है और चंद्रमा और केतु के साथ जिस प्रकार की युति बनी हुई है, तो चंद्रमा और केतु की युति भी जिस प्रकार से बनी हुई है वो आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। ये कहीं ना कहीं ग्रहण का प्रभाव बहुत ही विचित्र पूरे विश्व में पड़ता दिखाई दे रहा है और ऐसे में ग्रहण काल के अनुसार आप समझ लें ये ग्रहण एक तरह से पर्व काल माना जाता है। ये ग्रहण आमतौर पे इसके इफेक्ट जो हैं वो नेगेटिव माने जाते हैं। इफेक्ट किसी के लिए शुभ किसी के लिए नेगेटिव, क्योंकि खगोलीय घटना है और उस खगोलीय घटना के लिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि सबके लिए अशुभ पड़ रहा हो। किसी के लिए शुभ रहेगा, किसी के लिए अशुभ रहेगा। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से उस प्रभाव को आपने समझ लिया है, लेकिन आप ये समझें इस ग्रहण काल को भारतीय संस्कृति में कहीं बहुत सारे लोग डराने की बात सोच लेते हैं कि नेगेटिव नहीं है। ये ग्रहण का प्रभाव जो है उसको पर्व काल के तौर पे जाना जाता है। अब ग्रहण जहां पड़ रहा होगा, जहां दृश्य होगा, वहीं उसका प्रभाव होगा। वैसे ये ग्रहण का जो आरंभ काल है वो विशेष तौर पे समझ लें। चंद्र ग्रहण का आरंभ काल जो हो रहा है वो हो रहा है करीब करीब भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार से माने दोपहर को 3:20 पर ये ग्रहण लगेगा और ये करीब करीब चलेगा 6:47 तक। अब हर क्षेत्र के अंदर ये अलग अलग समय पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। यदि भारत के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो इस ग्रहण का अलग अलग काल है। जैसे दिल्ली के अंदर ये ग्रहण बहुत थोड़ी अवधि के लिए लगता दिखाई दे रहा है। दिल्ली में ये जो ग्रहण लगेगा वो आरंभ होगा करीब करीब, वैसे तो जैसे हमने टाइम बताया आपको 3:20 पे तो भारत में पड़ना शुरू उससे पहले शुरू हो जाएगा, पृथ्वी पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन दिल्ली के अंदर जो चंद्र उदय हो रहा है, ग्रस्त उदय हो रहा है चंद्रमा, उसी टाइम से उसका प्रभाव माना जाएगा। यानी 6:23 से आरंभ होकर करीब करीब 6:47 तक रहेगा। टोटल 24 मिनट का ग्रहण दिल्ली में पर्व काल है, ग्रहण का मुख्य काल है। सूतक उससे करीब करीब 10 घंटे पहले लग जाएगा। तो 10 घंटे पहले सूतक ग्रहण से लग जाएगा। तो दिल्ली में जो सूतक आरंभ हुआ चाहता है कि शाम के 6:23 से 10 घंटे पहले, तो यानी 8:23 के आसपास दिल्ली में ये सूतक काल लगता दिखाई देगा। जहाँ दिल्ली, और बहुत सारे लोग ये भ्रांति में फंस जाते हैं कि आकाश में तो लग गया। अरे जहाँ बारिश होगी वहीं उसका प्रभाव होगा। ऐसा नहीं होगा कि बारिश कहीं और हो रही है और उसका प्रभाव अमेरिका में बारिश हो रही है, दिल्ली में उसका प्रभाव नहीं दिखाई देगा। तो ग्रहण जहाँ पड़ रहा है वहीं उसका प्रभाव है। अगर ग्रहण नहीं पड़ रहा है तो पर्वकाल नहीं माना जाएगा। बहुत सारे लोगों ने इस बात को भ्रांति उत्पन्न करने के लिए इस बात को, वहीं उसका पुण्य काल है। क्योंकि कहा जाता है कि इन संधि कालों में जो कुछ हम कर्म करते हैं उसका कई गुना अधिक, जैसे हम मंत्र जप करते हैं, मंत्र जप करने के समय में शास्त्र में कहा गया है कि जितना मंत्र जप करोगे उसका उतना प्रभाव होगा। लेकिन यदि संधि कालों में, इन ग्रहण इत्यादि कालों में जब उस मंत्र जप करें तो 100 गुना अधिक प्रभाव उस मंत्र जप का, उस पुण्य कार्य का हो जाता है। तो पर्व काल, इसीलिए इसको पर्व कहा गया कि साधना का काल है। साधना करोगे, मंत्र जप करोगे, कष्टों को दूर करने के लिए जो कुछ भी उपाय करोगे, अच्छा करोगे तो उसका 100 गुना पर अधिक प्रभाव, खराब करोगे, अशुभ कर्म करोगे तो उसका भी अत्यधिक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। आप समझें कि संधि काल हमारे यहाँ जितने भी हैं, चाहे संध्या काल है, प्रदोष काल, शाम का समय संध्या काल, सुबह का सूर्योदय का काल, शाम का सूर्यास्त का काल जो संध्या काल बोला जाता है, प्रदोष संध्या का काल, ये सब के सब, ये ग्रहण इत्यादि काल, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब संधि काल के अंतर्गत माने गए हैं। और ये कार्य जो है, कहा जाता है कि इन कालों के अंदर विशेष तौर पर शुभ कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, अशुभ कर्म नहीं करना चाहिए। अशुभ कर्म करते हैं तो उसका प्रभाव शास्त्र के अंदर बड़ा नेगेटिव बताया गया है। बहुत दिन पहले मैं टीवी पे डिबेट पे था, किसी व्यक्ति ने कहा कि आप कहते हैं ग्रहण काल में
कुछ शुभ कार्य करना चाहिए। और उस व्यक्ति ने ऐसा प्रश्न किया कि बोला ग्रहण काल में जो है उस खुराफाती व्यक्ति होगा। उसने, मुझे बहुत साल पहले की बात है, शायद 20 से 25 साल पहले की बात होगी, उसने टीवी पर हमसे प्रश्न किया कि हम ग्रहण काल में कामरत क्रियाएं क्यों नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा आपने प्रश्न किया है, शास्त्र में आपसे पहले बहुत सारे लोग कर भी चुके हैं, आप तो प्रश्न आज कर रहे हो। रावण की उत्पत्ति, रावण क्यों बना? क्योंकि उसकी उत्पत्ति ही गलत हुई थी कि किसी के साथ जिस प्रकार से जबरदस्ती उन्होंने ऋषि के साथ संबंध, उस समय ऋषि ने मना किया कि ये संबंध बनाने के लिए काल ठीक नहीं है, संधि काल है, ये संध्या का काल है इस समय में। लेकिन उस समय कामरत कहा जाता है कि ऋषि को किया उन्होंने जब किसी ने, और उसी के कारण से रावण की उत्पत्ति हुई। तो इस बात को अच्छे से समझें कि आप जो खुराफात मन में, दिमाग नेगेटिव बात लोगों के मन में उठती है, उससे पहले भारतीय संस्कृति में उन समस्त चीज़ों को शोध करके उत्पन्न कर दिया गया है, चीज़ें कर दी गई हैं। इसीलिए इसको पर्वकाल माना गया कि आध्यात्मिक कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। आज बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, और ऐसा समझें कि इसके अंदर परम वैज्ञानिक उसके विश्लेषण भी शास्त्र के अंदर उपस्थित हैं। तो इस चंद्र ग्रहण में आपके क्षेत्र में किस किस समय कौन कौन सा ग्रहण पड़ रहा है वो आप समझ लीजिए। जैसे अयोध्या के अंदर ये ग्रहण करीब करीब शुरू होने जा रहा है, करीब करीब शाम के समय 6:03 पर, और चलेगा करीब करीब वही 18:47 यानी 6:47 तक। आगरा में जो ये ग्रहण जो आरंभ होगा वो करीब करीब 6:20 से आरंभ होगा और चलेगा 6:47 तक ही। यदि अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में केवल 1 मिनट का ग्रहण पड़ेगा, केवल 1 मिनट का। गुजरात के अहमदाबाद में केवल 1 मिनट का ग्रहण दिखाई देने वाला है। ये बहुत आंशिक ग्रहण होगा, करीब करीब 6:46 से शुरू होगा और 6:47 पर खत्म हो जाएगा। वहीं अमृतसर की बात करें तो करीब करीब ये ग्रहण जो आरंभ हो रहा है वो 6:32 से आरंभ हो रहा है, 6:47 पर खत्म हो रहा है। वहीं चंडीगढ़ की बात करें तो करीब करीब 6:25 से ग्रहण आरंभ होकर करीब करीब 6:47 पर खत्म होगा। चेन्नई के अंदर यानी उधर साउथ के अंदर बात करें तो करीब 6:18 से ग्रहण आरंभ होकर 6:47 तक रहेगा। यूपी के अंदर बहुत सारे क्षेत्र में यदि देखें तो अलग अलग टाइम है उन सब के, वो हमने आपको बता ही दिए हैं। ग्वालियर में करीब 6:20 से आरंभ होकर करीब करीब 6:47 तक रहेगा। जयपुर के अंदर ये ग्रहण करीब आरंभ होगा, करीब करीब 16 मिनट का ग्रहण है वहाँ पर। 6:31 से आरंभ होकर 6:47 तक रहेगा। वहीं लखनऊ की यदि हम बात करें तो 6:10 से ग्रहण आरंभ होकर 6:47 तक रहेगा। तो इस प्रकार से आपके क्षेत्रों में विभिन्न समय जगहों पर ये ग्रहण का काल कैसा है, किस समय रहने वाला है, इसको समझ सकते हैं आप। उसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास कीजिए। और इस ग्रहण काल में जैसा हमारे यहाँ कहा गया है, गर्भधारी जो स्त्रियाँ हैं जिनको गर्भ है उनको बड़ा सावधान रहना चाहिए। ग्रहण की छाया नहीं पड़नी चाहिए। ग्रहण की छाया पड़ने से अंगभंग की शिकायत, बहुत सारी प्रकार की शारीरिक तौर पर विकृति की शिकायत हो जाती है। तो ऐसे में कहा जाता है कि उस ग्रहण काल की छाया से दूर रहना चाहिए। किसी जो ओट वाली जगह है वहीं रहना चाहिए, बाहर भ्रमण नहीं करना चाहिए। तो इससे कहीं ना कहीं शास्त्र के दृष्टिकोण से बहुत सारे लोग हैं बोले नहीं प्रभाव पड़ता है, तो आप शास्त्र की आज्ञा को मानने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके बुजुर्गों ने, आपके अनुभवी ऋषि मुनियों ने उस पर बहुत शोध करके इस बातों को उपस्थित किया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं और ऐसी घटनाएं बहुत घटती हैं। ग्रहण के काल में सो जाते हैं बहुत सारे लोग, और कई बार हमने देखा कि कई लोग जो मतान्ध हैं इस प्रकार की बात करते हैं, कुछ नहीं सब सो। और जब शरीर में बालक के जो संतति उत्पन्न गर्भ में है उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, फिर कोई मानने को तैयार नहीं होता है। हमने बहुत सारे, एक नहीं, प्रैक्टिकल शोध करके देखा है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनको हमने स्वयं देखा, ऐसा प्रभाव हुआ है, और वो ग्रहण काल के कारण ही, छाया के कारण ही, नेगेटिव समय के कारण से उसका प्रभाव पड़ता है। तो कोशिश ये करें आप इस समय में, ग्रहण के काल में कहा जाता है कि ग्रहण के आरंभ, जब ग्रहण आरंभ हो तब उस समय स्नान कर लेना चाहिए। ग्रहण के आरंभ में आप देखें समस्त तीर्थ स्थलों पर स्नान इत्यादि की परंपरा रहती है। और ग्रहण काल में मंत्र जप, जितने भी आपके मंत्र हैं, कहा जाता है कि ग्रहण काल में यदि मंत्र जप ना किया जाए तो जो आपके सिद्ध मंत्र हैं वो भी सो जाते हैं, और उसके बाद फिर दोबारा आपको उन मंत्रों को जागृत करने के लिए पूरी विधि, जैसे आपने किसी मंत्र को, गुरु से दीक्षित मंत्र है आपका, और उस ग्रहण काल में उस मंत्र को मानसिक तौर पे आपने जप नहीं किया तो वो खत्म हो जाएगा, उसका पूरा प्रभाव ही शून्य हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है ग्रहण काल में उन मंत्रों को रिचार्ज कर लेना चाहिए, पुनः जागृत कर लेना चाहिए। मानसिक तौर पे यदि कुछ देर उसका जप कर लूँ,
हवन कर लो तो उसका कई गुना अधिक प्रभाव तो हुआ ही होगा, लेकिन वो मंत्र आपके साथ सानिध्य बनाए रखेगा। और उसके बाद ग्रहण के अंत काल में, ग्रहण जब समाप्त होने वाला हो, तो दान के लिए निकाली गई चीज़ें जितनी भी होती हैं, चाहे किसी का वस्त्र है, किसी का अन्न है, किसी का कुछ चीज़ है, सूखी चीज़ों का दान करने का महत्व है। बहुत सारे लोग दूध को दान कर देते हैं, वो नहीं किया था। तो इस बात को समझें, तो इस बात का ध्यान रखें कि सूखी चीज़ें सबसे श्रेष्ठ ग्रहण काल में दान करने की व्यवस्था है। अन्न का दान, दक्षिणा का दान, पैसे का दान, ये सब चीज़ें करने का शास्त्र में नियम है। तो निकाल कर, अब ग्रहण काल में कोई दक्षिणा आपसे नहीं ले रहा है, ये ध्यान रखें कि उस पर भी तो प्रभाव पड़ेगा उसका, तो निकाल के रख दीजिए पैसे, और ग्रहण काल के बाद उन चीज़ों को दान कर दीजिए श्रेष्ठ किसी व्यक्ति को, तो बहुत अच्छा रहेगा। इस ग्रहण काल में आप इस कार्य को करने का प्रयास करें। इस ग्रहण का प्रभाव ज्योतिषीय दृष्टिकोण से थोड़ा सा आने वाले करीब 40 दिन तो 45 दिनों तक इसका प्रभाव पूरे विश्व में होता दिखाई दे रहा है। एक तो रौद्र नाम का जो संवत आरंभ हो रहा है, 6 तिथि को आरंभ हो रहा है, उसके कारण से पूरे संसार में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने के योग बनेंगे। भारत में विशेष तौर पर जिस ग्रहण का प्रभाव जो पड़ रहा है, उसके काल से जो है वैमनस्य कहीं ना कहीं समाज के अंदर फैलता दिखाई देगा। और यदि आर्य संहिता को, जिसको बृहद संहिता को हम उठा के देखें, बृहद संहिता को, आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई बृहद संहिता को, तो उसमें लिखा है कि फागुन मास में जब भी चंद्र ग्रहण पड़ता है, तो उसके अनुसार से ग्रहण के मध्य क्षेत्र में, जहाँ ग्रहण का, जैसे भारत का जिन जिन ग्रहण में पड़ रहा है वहाँ के मध्य क्षेत्र में, और साथ साथ उसके पूर्वी भाग के अंदर विशेष तौर पर वहाँ पर ज़्यादा उपद्रव और ज़्यादा अशांति का वातावरण बनता दिखाई देगा। उनके चारों तरफ भारत की जो स्थितियाँ हैं वो कहीं ना कहीं विकट होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। अस्थिरता का वातावरण बनता दिखाई देगा, दुर्घटनाओं का वातावरण, वैमनस्य का वातावरण, क्योंकि इस बार संवत भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, तो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं कोलाहल ज़्यादा रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस ग्रहण का प्रभाव तो बहुत लंबे क्षेत्र में पड़ रहा है। तो आप कोशिश करें, इस समय में जो उपाय बताए गए हैं उनको अवश्य करने का प्रयास करें, जिससे आपके जीवन में उसकी कष्ट ना हो। 3 तारीख को ग्रहण पड़ रहा है, और 3 तारीख को ग्रहण के समय में हमने विवेकानंद योगाश्रम में सर्व कष्ट निवारण यज्ञ रखा है। जी हाँ, देखिए इस समय चंद्रमा जो हैं वो ग्रहण का युग बना रहे हैं। मंगल अस्त अवस्था में, राहु के सूर्य के साथ फंस गए हैं, बुध भी अस्त अवस्था में है, और सूर्य राहु की युति चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं बड़े विचित्र ग्रहों का दौर चल रहा है। बहुत सारे ग्रहण का प्रभाव है, किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए खराब, लेकिन समस्त कष्टों को निवारण करने के लिए ग्रहण एक पर्वकाल होता है। और दिल्ली में ये ग्रहण बहुत थोड़ी देर के लिए पड़ रहा है, कुछ देर के लिए पड़ रहा है, करीब करीब आप मान के चलें ये 37 मिनट का जो ग्रहण है, उस समय में हमने विवेकानंद योगाश्रम में एक विशेष यज्ञ रखा है, सर्व कष्ट निवारण यज्ञ। ग्रहण के काल में सर्व कष्ट निवारण यज्ञ, मंगलवार के दिन ग्रहण पड़ रहा है, तो समस्त नवग्रहों की शांति और साथ साथ बहुत सारे विभिन्न मंत्रों का इसमें जप रहेगा, यज्ञ रहेगा, और साथ साथ ग्रहण काल के बाद सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा। तो आप सब इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए तुरंत हमारे नंबर्स पे फ़ोन करके अपना स्थान आरक्षित कर लीजिए, क्योंकि ये एक सर्व कष्ट निवारण यज्ञ है। फिर 6 महीने बाद करीब यज्ञ कोई ग्रहण पड़ने का योग बनेगा। तो इसमें क्योंकि रुद्र नाम का संवत भी आरंभ हो रहा है, तो उससे पहले ये मौका है कि हम समस्त आनंद से अपने कष्टों को जीवन के दूर करने के लिए भगवान का नाम जितना हो सके वो लेने का प्रयास करें। कष्ट निवृत्त होगा तो कष्ट से दूर करने का योग, जीवन में आनंद का योग बहुत सुंदर तरीके से बनेगा। वृश्चिक राशि वालों, 4 तारीख का दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जान लीजिए। देखिए इस दिन विशेष तौर पर बुधवार का अवसर है, प्रतिपदा तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। और ये परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके लिए ग्राफ को बढ़ा रहा है। बस हिम्मत को जगाए रखना, मंगल की शक्ति को अपनी शक्ति को पहचानने का प्रयास करो। आपकी स्थिति इन दिनों ग्रहों के अनुसार से वैसे ही चल रही है कि जैसे हनुमान जी आप जो अपनी शक्ति भूल गए थे। जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत, जामवंत, बड़े लोगों की बात को खराब मत मानना। आमतौर पे इन दिनों क्या हो सकता है, मंगल जब अस्त चल रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, जहाँ बैठा हुआ चल रहा है कि बड़े लोगों की बात, ज्ञानियों की बात, गुरुजन की बात, बड़े माता पिता की बात आपको खराब लगनी शुरू हो जाएगी। अब भाई वही दुर्भाग्य का कारण होगा, इस बात का ध्यान रखना। उसको सौभाग्य को उदय करने के लिए इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यही सबसे बड़ा उपाय है। इस दिन बहुत सुंदर तिथि है, रंग खेला जा रहा है, होली की बहुत बहुत आप सबको शुभकामना। और ऐसे में शुक्र भी उदय हुए स्थिति में है और बहुत बढ़िया तरीके से परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शनि के साथ विराजमान है और शनि वाले नक्षत्र में ही प्रवेश कर रहे हैं। और दोनों शुक्र शनि की युति जब हो जाती है तो बहुत वारे न्यारे करने के योग बना देते हैं। रंग का आनंद भी लें और आने वाले समय में इसका लाभ भी आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। संपर्कों को बढ़ाने का खेल, दोस्ती को बढ़ाने का समय बहुत बढ़िया दिखाई देता है इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो रंग कैसे खेलें,
आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखिए सबसे बढ़िया ये रहेगा कि रंग खेलते वक्त अपने इष्ट के साथ रंग खेलना चाहिए। हम अपने मित्रों के साथ, बाल सखाओं के साथ, दोस्तों के साथ, सबके साथ रंग खेल लेते हैं, लेकिन क्या अपने इष्ट के साथ रंग खेलते हैं? तो अपने भगवान के साथ भी रंग खेलने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले सुबह स्नान इत्यादि कर कर नए वस्त्र धारण करने के बाद देखिए वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा रोली लेकर भगवान को उसको अर्पित करने का प्रयास करें। भगवान के साथ खूब अच्छा रोली वाले जल से खूब सुंदर भगवान के साथ खेलने का प्रयास करें। और ध्यान रखिएगा, इत्र युक्त जल, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको सबसे बढ़िया रहेगा इत्र युक्त जल से, चंदन इत्यादि मिलाकर इत्र युक्त जल से भगवान को स्नान कराएं और उस स्नान जल से उसके ऊपर, अपने ऊपर भी उसको आच्छादित कर लें। ये होली हुई वास्तविक तौर पर। और लाल पुष्प पानी में डालकर उसका हल्का सा रंग उसमें रात को डाल के रख दीजिए और सुबह उसी जल से भगवान को स्नान भी कराएं और उस जल, बचे हुए जल से अपने ऊपर भी खूब अच्छे से उसको अर्पित करने का प्रयास करिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। होली का दिन आपके लिए बड़ा आनंददायक हो तो आपके लिए शुभ के योग बने। चैत्र मास की प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन होली मनाई जाती है, खेलने वाली होली, रंग जिसको कहा जाता है। आज रंग है, तो वास्तविक तौर पर इस दिन होली रंग के रूप में मनाई जाती है। कारण क्या था? भक्त प्रहलाद बच गए थे, होलिका जल गई थी। जो ये असंभव कार्य हुआ, सोचो, उस होलिका को सिद्धि थी कि अग्नि में उसको जला नहीं सकता, लेकिन जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सब कोई। सोचें, भगवान की कृपा से असंभव भी संभव हो गया। वहाँ पर होलिका जल गई और उसकी अग्नि के बीच में जो प्रहलाद भक्त बैठे हुए थे वो बाल भी मां का ना हुआ। परमात्मा की कृपा, भगवान पर श्रद्धा, इतनी जबरदस्त तरीके की श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो, वही उससे हर्षोल्लास से लोगों ने होली मनाई। जब होली जलाई जाती है उसके अगले दिन आमतौर पर ये पर्व मनाया जाता है। तो इस बार होली की थोड़ी सी द्वंद्वात्मक स्थिति की, क्योंकि ग्रहण भी पड़ रहा था और साथ में तो एक दिन बीच में गैप करने के बाद, एक दिन का बीच में अवकाश के बाद होली को जलाने की व्यवस्था बनाई गई है। उसी धूल से लोगों ने होली खेली थी, उसी धूल से। कहा जाता है उस वक्त तो रंग की व्यवस्था क्या मतलब थी। आमतौर पे जब इतना लोगों ने देखा कि एक असंभव संभव हो गया, तो उसी भस्म से, और सबसे श्रेष्ठ जो है वो यज्ञ की भस्म ही है, वो होली का यज्ञ ही था, क्योंकि मंत्र सिद्धि थी। होलिका को मंत्र जप करते हुए उस अग्नि के अंदर वो विराजमान हो गई थी। तो अग्नि कैसे भक्त पर, भगवान के भक्त को जला सकती थी? तो सोचो, ये चमत्कार प्रभाव हुआ और लोगों ने जब ये चमत्कार देखा तो अगले दिन सुबह जब वहाँ पर भस्म के अंदर भक्त प्रहलाद बिल्कुल जीवित तौर पर विराजमान थे, बाल भी बांका नहीं हुआ, बाल भी जला नहीं, तब लोगों ने उसी भस्म से होली का सुंदर, तो होली आप सुंदर रूप से खेलें, आनंद से खेलें। होली के समय में कई भ्रांति भी उत्पन्न हो गई है। अब हर्षोल्लास में कहाँ से भंग आ गई? रंग में भंग ना डालें। आज की तारीख में बहुत सारे लोग किसी न किसी प्रकार से नशा कर होली के उत्सव को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। भंग हो गया, पता नहीं कौन कौन सी कहाँ। भारतीय संस्कृति में इन सब चीज़ों का कोई स्थान नहीं दिया गया। कहीं लोगों ने तो शिवरात्रि पर भी भंग घोटने की व्यवस्था बना दी, भगवान को प्रसाद चढ़ाने के रूप में। कहाँ शास्त्र में वर्णित है? भगवान को भंग जो चढ़ाई जाती है, विजया औषधि के रूप में चढ़ाई जाती है, और वो औषधि के रूप में उस बात को, जहर को काटने के लिए चढ़ाई जाती है। भंग की व्यवस्था धतूरा इत्यादि नशे के लिए थोड़ी कर दिया गया। ये तो लोगों के मन में किस प्रकार से जो अपने आप गलत भाव जागे और उसके कारण से लोगों ने भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया, लेकिन शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं है। तो आप ये समझें कि जो किसी प्रकार का जो नशा करने की व्यवस्था लोग करते हैं, उसको समझने की शास्त्र में प्रमाण जो है उस प्रकार समझना चाहिए। तो आप होली खेलें, आनंद से खेलें। और एक बार और, होली के दिन बहुत सारे लोग क्या होते हैं, पुराने कपड़े पहन के आते हैं। अरे नई कपड़े सब समृद्धि का प्रतीक है। फटे हुए कपड़े पहनकर, पुराने कपड़े पहनकर कपड़े खराब हो जाएंगे। अरे एक कपड़ा ही तो है। आनंद भाव से होली का दिन, आनंद भाव से जो वस्त्र हैं वो धारण करें, आनंद से होली खेलें। और ये जो लोगों कई बार दुश्मनी निकालने की बात करते हैं कि सामने वाले को रगड़ना है जी, ये करना है, वो करना है, अरे आनंद से, प्रेम का समर्पण करते हुए, जो आत्मा का परमात्मा से मिलन के रूप में होली का उत्सव शास्त्र बनाया जाता है। पुराने ज़माने में तो टेसू के फूल जो थे वो पानी में डालकर, आज भी वृंदावन में उसी प्रकार से किया जाता है कि टेसू के फूलों को पानी में डालने के बाद उसका रंग जो छोड़ देते हैं, तो वो विशेष तौर पर होली खेलने की व्यवस्था बनाई जाती है। बहुत सारी जगहों तो दही में हल्दी मिलाकर और सुंदर रूप से उससे जो उपटन मनाया जाता है, उससे होली, दधिकांतोत्सव उसके रूप में शास्त्र में एक वर्णित है, वह तब मनाया जाता है। तो ऐसे होली पूरी तरह से औषधीय वर्णन है। और सोचें कि आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से तो क्या, बसंत का मौसम पूरी तरह चल रहा है, स्नान का महत्व है,
और ऐसे में स्नान करने से, पानी में स्नान कर लेने से बहुत सारी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। अब आज की तारीख में लोग ग्रीस और पता नहीं कौन कौन से जो केमिकल से युक्त रंग बना के बात करते हैं, तो कहाँ वो होली का वो प्रभाव है ही नहीं। वनस्पति दृष्टिकोण से, औषधीय दृष्टिकोण से जो होली के महत्व बताए गए हैं, तो उस तरह से होली आप खेलने का प्रयास करेंगे तो हो जो हल्दी वाला पानी, पलाश के फूलों से बनी हुई जो होली के रंग हैं, केसर के पानी से बना हुआ जो पानी जो है, वो उस तरह से भारतीय संस्कृति इतनी ज़बरदस्त संस्कृति थी। अभी इस पे कमेंट आने शुरू हो जाएंगे, मैंने केसर शब्द उच्चारण जो कर दिया है, लोग कहेंगे केसर खाने को नहीं मिलता और आप कह रहे हैं केसर से होली खेलने की व्यवस्था। हमने पूरा वर्णन आपके समक्ष किया कि हमारा देश कोई भिखारियों का देश नहीं था, सोने की चिड़िया ये देश था। तो यहाँ जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं आनंद के लिए पर्व थे, लेकिन आनंद में रंग में भंग किस प्रकार से कुछ गलत मानसिकता के लोगों ने किस प्रकार से उत्पन्न किया है, उसको उस तरह से हम सब समझे। चंदन के पानी से, चंदन के द्वारा, इतने सुंदर सुंदर चीज़ें भारतीय संस्कृति में विद्यमान हैं, उन सब के द्वारा। और आज की तारीख में तो पता नहीं लोग नशे में करके और कहाँ कहाँ क्या क्या स्थिति कर देते हैं, कोई नाली में पड़ा है कुछ। तो होली का बिना नशा करे ही उस परमात्मा के नाम का स्मरण कर कर जो आंतरिक भाव जो अंदर से उत्पन्न होता है, उसके साथ होली मनाने का प्रयास करें, भगवान के साथ होली खेलें। तो हमने आपको कार्यक्रम के आरंभ में जो भगवान के साथ जो उपाय बताया है उसको अवश्य कीजिएगा। फिर होली खेलेंगे ना तो फिर आनंद भी रहेगा और जाकी रही भावना जैसी। तो कहा गया ना, तो आप अवश्य सबके साथ आनंद भाव से देखने होली खेलने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। होली का पर्व आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो। वृश्चिक राशि वालों के लिए 5 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है, द्वितीय तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शुक्र ऑलरेडी परिवर्तन कर चुके हैं, उच्च के हो चुके हैं और साथ साथ वो शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। सूर्य इस दिन बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, थोड़े कमज़ोर हो जाएंगे, वैसे ही बहुत कमज़ोर स्थिति में चल रहे हैं। राहु के साथ ग्रसित होने के कारण से आगे खरमास भी आरंभ हुआ चाहता है, तो ऐसे में सूर्य की शक्ति थोड़ी कमज़ोर होती दिखाई दे रही है। और सूर्य की शक्ति जब कमज़ोर हो जाती है, ध्यान रखना आपकी राशि के दृष्टिकोण से, राजनीतिक तौर पर, सम्मान के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं दाग लगने के योग बन सकते हैं। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है, कमिटमेंट बहुत बड़ा, बड़ी बड़ी बातें, यानी बहुत ज़बरदस्त छोड़ू हो गए हैं आप। ऐसी बातें करने लगे हैं कि जो शायद आप पूरी ना कर पाएँ। कमिटमेंट करने में हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। ख्वाबों में बहुत बड़े बड़े काम करते चले जा रहे हैं। तो यानी बयान जो बहादुर ना बनने का प्रयास करें, प्रैक्टिकल जितनी चीज़ें हों उतने ही करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं वाणी दोष के कारण से आपकी समस्या, क्योंकि बुध अस्त है तो इस बात का ध्यान रखना, वाणी दोष के कारण समस्याएं उत्पन्न कर सकते हो। सूर्य को बल देने का प्रयास करो, नित्यपति भगवान सूर्य को थोड़ी रोली डालकर, पीला पुष्प डालकर अर्घ्य देने का प्रयास करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पतिवार है और साथ साथ गणेश चतुर्थी का व्रत है, गणेश जी के निमित्त थोड़ा सा मोदक उन्हें समर्पित करना, गणेश जी के मंत्र का जप करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा दिखाई देता है। 6 तारीख शुक्रवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है और इस दिन आपकी राशि में बन रहा है धन योग। दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं अच्छा दिखाई देता है, लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं कुछ मामलों में कुछ धन आवन और जावन का दोनों के योग बन सकते हैं। तो ध्यान रखते हुए कार्य करना है, चीज़ों को बड़ी जल्दी समेटने का प्रयास करते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन जल्दी बहुत तेज़ी से कार्य ना करें, बहुत तेज़ी से फंसे ना, जल्दीबाजी में ना करें, धीरे धीरे समझकर कार्य करने का प्रयास करें। भद्रा है इस दिन, तो नए कार्यों में हाथ डालने से कहीं ना कहीं विघ्न उपस्थित होने के योग बन सकते हैं। तो विघ्नों से बचते हुए गणेश जी का सुंदर स्तवन करें, व्रत करें और भगवान गणेश का ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। 7 तारीख का दिन शनिवार का दिन है, चतुर्थी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से आपके ग्रह परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं। यहाँ थोड़ी समस्याएं ज़्यादा दिखाई देती हैं इस वक्त। जो हम ये कहेंगे धनयोग बना हुआ है, कीर्ति योग आपकी राशि में बना हुआ है, लेकिन चीज़ें प्राप्त करने के लिए थोड़ा ज़्यादा जो है ताकत जो लगा रहे हो वो कहीं ना कहीं मिसमैनेज होती दिखाई दे रही है। तो चीज़ों को मैनेज करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। लीकेज ज़्यादा होती दिखाई दे रही है। तो उम्मीद में कहीं ना कहीं उम्मीद से बाहर जाकर चीज़ों को करने से नुकसान हो सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। चतुर्थी तिथि सुबह सुबह विराजमान है, तो कोशिश ये करें सुबह सुबह गणेश जी के मंदिर में जाकर थोड़ा सिंदूर गणेश जी को अर्पित करने का प्रयास करें, पीले वस्त्र गणेश जी को अर्पित करने का प्रयास करें, वो कहीं ना कहीं विघ्न दूर करेंगे। सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है, आगे बढ़ते हुए कार्य करने के लिए फ्रंट फुट पे आके कार्य करें, बिल्कुल अच्छा रहेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हवा में आके कार्य ना करें। उम्मीद जितनी रख रहे हो उतनी मेहनत करने की ज़रूरत, तब जाके चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल हो सकती हैं। 8 तारीख का दिन रविवार का दिन है, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है। शनि इस दिन अस्त होने जा रहे हैं और आपकी राशि में किस्मत खोलने के दरवाजे खोलते दिखाई दे रहे हैं। शनि का अस्त होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है।
इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत लंबे समय के लिए तो नहीं, 1 महीने के लिए शनि अस्त हो रहे हैं और अब बस अपने बल को बढ़ाने की ज़रूरत है। दुर्भाग्य ये है कि इस समय शनि अस्त हो रहे हैं जब मंगल भी अस्त चल रहा है। कुछ दिन जरूर मिलेंगे आपको शनि के अस्त होते हुए मंगल ताकत में आ जाए। इस समय आपको अपने बल को जगाना पड़ेगा, शक्ति को जगाना पड़ेगा, तब जाकर हनुमान जी का सुंदर पाठ कीजिए। हनुमान जी को शक्ति को प्राप्त करने के बाद ही इस समय आपकी राशि में परिवर्तन का योग बन सकता है। शनि अस्त होने का लाभ तभी ले सकते हैं जब बाकी ग्रहों को जगाओ। शनि अस्त हो गए हैं तो लेकिन आप मान के चलो मंगल और बुध दोनों वो भी अस्त चल रहे हैं, सूर्य भी परेशानी में चल रहे हैं, तो जिन ग्रहों से आपको लाभ मिलना है उनकी भी स्थिति थोड़ी कमज़ोर है। शनि अस्त हो गए तो उन्होंने कहीं ना कहीं व्यवसाय में भी लाभ देने के योग बनाए, लाभ को भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया और धन की आमदनी के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं काम को भी बढ़ाने का सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं शनि का अस्त होना। लेकिन इनका पूर्ण लाभ तभी मिलेगा जब इन बाकी ग्रहों की स्थिति को ठीक करने का आप प्रयास करें। कुछ खास उपाय हैं जिनको आपको लगातार करने की ज़रूरत है। हम इस कार्यक्रम में आपको उपाय भी बताने जा रहे हैं, उनको अच्छे से कर लीजिए, तभी जाकर ग्रह परिवर्तन की तरफ आपको देंगे। नहीं तो समस्याएं, ये ग्रह जो है जितना बढ़िया शनि का अस्त होने का योग बन रहा है वो उतना कार्य आपको नहीं कर पाएगा। देखिए शनि तो अस्त हो गए, अब उन्होंने तो अपना प्रभाव कर दिया आपके जीवन में, जो भी जिस क्षेत्र में हमने आपको समझा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बाकी सारे ग्रह भी इस वक्त शनि के अस्त होने के साथ साथ मंगल भी अस्त चल रहे हैं, सूर्य जो भी साथ में राहु के साथ फंसे हुए हैं। और इस समय बड़ी विचित्र स्थिति ये बन रही है कि जहां शनि चल रहे हैं उनसे 12वें भाव में ये समस्त ग्रहों की चौकड़ी लगी हुई है। शनि अस्त हैं, शुक्र उनके साथ विराजमान है, ये बहुत कहीं ना कहीं स्थिति अच्छी होने के योग बना रहे हैं। लेकिन साथ में आप मान के चलें इनसे पीछे ही 12वें भाव में जो सूर्य जो हैं, जो बल देने वाले हैं, वो खरमास में चले जाएंगे, उनकी शक्ति वैसी कम हो जाएगी। साथ में राहु ने उनकी बहुत बुरी स्थिति कर दी है, साथ में बुध महाराज भी अस्त अवस्था है, मंगल भी अस्त अवस्था में। तो ये कहीं समय वेस्ट ना हो जाए। ऐसे में ग्रह उपचार, अब आप मान के चलें आपके शरीर में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं लेकिन साथ में कुछ नेगेटिव प्रभाव भी चल रहा है, तो कैसे मल्टीविटामिन्स लेने हैं आपको। ये उपाय सही रूप से करें कि सही जगह सही चोट लगे, तभी जाके ठीक हो सकता है। तो ऐसे में सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, आपको मंगल को ताकत देने का प्रयास करना पड़ेगा। सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करने का प्रयास करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चोला चढ़ाने का प्रयास करें। कम से कम मंगलवार और शनिवार जितने भी आपके ये जब तक अस्त चल रहे हैं शनि, तब तक तो ज़रूर करने का प्रयास करें। और 15-20 दिन में सब ग्रह परिवर्तन करके आगे निकल जाएंगे और उस समय वारे न्यारे करने के योग आपकी राशि में बहुत ज़बरदस्त बन सकते हैं। लेकिन तब तक शनि जितने दिन हैं, बहुत लंबे टाइम नहीं है, 1 महीने के लिए 30 दिन के लिए ये योग बन के आ रहा है, 30-35 दिन के लिए। तो उस समय में आपको सबसे पहली ज़रूरत है कि नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ, ओम हंग हनुमतये नमः, ओम प्रांग प्रींग प्रौंग से शनिश्चराय नमः, ओम हंग हनुमतये नमः। ये एक हमने मंत्र बताया आपको, इसका कम से कम 108 बार जप। क्या है कि हमने संपुट लगा दिया है शनि के मंत्र पर, ओम हंग हनुमतये नमः, ओम प्रांग प्रींग प्रौंग से शनिश्चराय नमः, ओम हंग हनुमतये नमः। इससे क्या होगा कि शनि महाराज के नेगेटिव प्रभाव हटेंगे जो, और साथ साथ हनुमान जी कृपा से शनि को ताकत मिलनी शुरू हो जाएगी। शनि के जो नेगेटिव प्रभाव है शनि शुभ करने की तरफ आपको अग्रसित कर देगा। मंगल को भी ताकत दे देंगे हनुमान जी महाराज, हनुमान चालीसा का पाठ करने से। हो सके तो हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाने का प्रयास कीजिए। नित्यपति भगवान सूर्य को जल अवश्य दीजिएगा। सूर्य इन दिनों विशेष तौर पर आप मान के चलें कि जिस नक्षत्र में चला गया है वो कहीं ना कहीं थोड़ी समस्याएं उत्पन्न करने के योग देने वाले हैं। सूर्य जो है इन दिनों बृहस्पति के नक्षत्र में है और खरमास भी आरंभ हुआ चाहता है, तो सूर्य का बल और कमज़ोर स्थिति में फंस रहा है। तो ऐसे में सूर्य को ताकत देने की ज़रूरत है। पीली चीज़ों का दान, जितना हो सके पीली चीज़ों का दान, ब्राह्मणों को दान करने का प्रयास कीजिए, यज्ञ इत्यादि करने का प्रयास करें, गायत्री का जप नित्यपति करने का प्रयास करें। इन सब स्थितियों को लाभ लेने के लिए इन समस्त उपायों को अवश्य आप जितने करेंगे तो उतना कल्याणकारी योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनता चलेगा। साथ में बुध भी अस्त चल रहे हैं और सूर्य राहु की युति चल रही है। तो ऐसे में इन समस्त ग्रहों के प्रभावों को आपको अच्छे से अपनी जन्मपत्री पे एनालाइज करने की आवश्यकता है। कहाँ कौन सी स्थिति में किन दशाओं के कारण से ये योग बनता दिखाई दे रहा है। जो कुछ उपाय हमने आपके समक्ष यहाँ उपस्थित किए हैं, इनको आप अवश्य करने का प्रयास कीजिए। चीज़ें परिवर्तन की तरफ जाएंगी और ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं शुभ योग अवश्य बनाने की स्थिति आपके लिए उत्पन्न करने के योग बनाएंगे। तो वृश्चिक राशि वालों, 9 तारीख का दिन सोमवार का दिन है, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से होने के योग बन रहे हैं। आपकी राशि में चंद्रमा का पदार्पण सुबह सुबह होने वाला है और ये कहीं ना कहीं आपकी हिम्मत जगाएगा। रवि योग आपकी राशि में बना हुआ है जो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा एनर्जी लेवल को अच्छा करता दिखाई दे रहा है।
लेकिन मंगल के अस्त होने के कारण से थोड़ा चंद्रमा भी नीच होने के कारण से, नीच अवस्था में होने के कारण से थोड़ा सा लेवल जो है कम रहेगा, उसको बढ़ाने का प्रयास कीजिए। सोमवार का अवसर है, थोड़ा दूध लीजिए, भगवान शंकर पे अर्पित करने का प्रयास कीजिए और उसमें थोड़ा सा हो सके तो केसर या पीले हल्दी का डालते हुए भगवान पे अर्पित करने का प्रयास कीजिए। चीज़ें परिवर्तन करते हुए आपके लिए शुभ योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करेंगी। 10 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में ग्रहों का योगायोग थोड़ी शक्ति में आता दिखाई दे रहा है। का शक्ति इसलिए है क्योंकि ग्रह परिवर्तन करने की तरफ जा रहे हैं और बुध महाराज भी अब राहु के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। बुध शक्ति को बढ़ाएंगे और ये बुध आपकी योग्यता में कहीं ना कहीं कुछ निखार करने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि में इस वक्त ऐसा योग बना हुआ है कि एक भी ग्रह शुभ प्रभाव कर रहा होगा ना, तो बाकी सब ग्रह भी थोड़े परिवर्तन की तरफ चले जाएंगे। शुक्र महाराज पूर्ण ताकत में है और बुध कमजोर स्थिति में है, लेकिन शुक्र बुध को खींचते दिखाई दे रहे हैं अपनी तरफ, और ये शुक्र का बुध को कहीं ना कहीं अपने शुभ की तरफ खींचता दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त केंद्र में बैठे हुए बुध हैं और वो शुक्र के ताकत में होने के कारण से वो भी कहीं ना कहीं चीज़ें आपको सफलता की तरफ ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कन्या पूजन अवश्य करने का प्रयास करें। मंगलवार का दिवस है, मंगल अस्त चल रहे हैं, तो हनुमान जी का सुंदर पाठ करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। तो 10 तारीख को मंगलवार का सुंदर योग बन रहा है और ऐसे में ग्रहों की स्थिति आप समझें कि सूर्य ने के साथ में मंगल और राहु साथ में बुध विराजमान है। सूर्य ने अस्त कर रखा है मंगल को भी, सूर्य ने अस्त कर रखा है बुध को, और ऐसे में साथ साथ राहु के साथ सूर्य की युति चल रही है। वो कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं थोड़ी सी विकट करती दिखाई दे रही है। आगे नववर्ष भी आरंभ हुआ चाहता है, जिसमें रौद्र नाम का नव संवत आरंभ होगा। 6 तिथि पर ये वर्ष आरंभ हो रहा है। तो ऐसे में इन समस्त ग्रहों को देखिए तो इससे आने वाले समय में कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यदि सार्वभौमिक तौर पे देखा जाए, विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो 2 ग्रहण पड़ के चुके हैं और इन सब ग्रहणों का प्रभाव भी कहीं ना कहीं वैमनस्य समाज में बढ़ाता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक तौर पे अस्थिरता उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। रौद्र नाम का संवत कहीं ना कहीं आने वाले समय में विप्लवकारी योग बनाता दिखाई देगा, प्रलयंकारी योग बनाता दिखाई देगा इस पूरे वर्ष के अंदर। तो देखिए विश्व युद्ध की तरफ पूरा विश्व जो है फिर दोबारा एक तरह से खड़ा होता दिखाई दे रहा है। और जिस प्रकार से अमेरिका का पूरा वर्चस्व पूरे विश्व पे अपनी एक अननेसेसरी की हेगड़ी दिखाता दिखाई दे रहा है, ग्रहों का प्रभाव भी वो कहीं ना कहीं विस्फोटक योग आगे आने वाले समय में उत्पन्न करने की योग बना सकता है। तो कोशिश करें, इन सब ग्रहों का प्रभाव पूरे विश्व तो है ही है, मानस पर भी, व्यक्ति के जीवन पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। ये जो राहु का परिवर्तन सूर्य के साथ युति है, किसी पूरे विश्व के लिए नहीं, हर राशि में कहीं ना कहीं पड़ रहा है उसका प्रभाव। तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से भी जो प्रभाव है वो हमने आपको समझाया। उन सबको ठीक कैसे किया जाए, उन सबको ठीक करने के लिए भगवान के नाम का आराधना। और हमारी दृष्टिकोण से इस समय में मंगलवार का सुंदर योग पड़ रहा है और साथ साथ सप्तमी अष्टमी का सुंदर योग विराजमान है। ऐसे में तो हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन नवग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया है, जिसमें सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी की कृपा के निमित्त हनुमत यज्ञ रहेगा, नवग्रह शांति महायज्ञ रहेगा, और साथ साथ हमारे आश्रम पे जो सिद्ध माँ भगवती की प्रतिमा है, जो मुल्तान से भगवती यहाँ पर पधारी 500 साल पुरानी सिद्ध प्रतिमा है, उनके सानिध्य में बैठकर सुंदर भगवान का स्तवन, हनुमान जी का सुंदर चूल्हा चढ़ने की व्यवस्था, सुंदरकांड का पाठ रहेगा, भंडारा रहेगा, सवामनी का भोग रहेगा। तो आप सब इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। शाम को 6 बजे से लेकर करीब रात्रि में 10 बजे तक ये कार्यक्रम है और यहाँ कोई फीस नहीं ली जाती। बहुत सारे लोग इस बात पे फंस जाते हैं कि आश्रम में कोई फीस बैठने के लिए, अरे कोई, सब भगवान की कृपा से आप आइए माँ भगवती के सानिध्य में। दिव्य प्रतिमा आपके समक्ष दिखाई दे रही है, उनका सर दर्शन करें और माँ भगवती का दर्शन करके इस तपस्थली में, यज्ञ स्थली में, जहाँ पिछले करीब 60 सालों से नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है, माँ भगवती की कृपा से समस्त कष्ट दूर होंगे, जीवन में कल्याण का योग बनेगा। धन्यवाद, नमस्कार। इस मास के आरंभ काल में इस बार कई ग्रहों का अद्भुत योगा योग बना, आपने देखा अभी, और उसके अंदर ऐसे दिव्य भी योग बने कि जिसमें छोटे छोटे उपाय कर कर आप अपने बहुत सारे जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। ग्रहण, चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, अभी कुछ दिन पहले सूर्य ग्रहण पड़ा और पूरे विश्व में उसका प्रभाव देखने को मिल ही रहा है। जिस प्रकार से अशांति का वातावरण बना है और दूसरा ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, और ये समस्त ग्रहण जो है आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि अगला नव संवत भी आरंभ होने जा रहा है, रौद्र नाम का संवत है, 6 तिथि में ये वर्ष आरंभ हुआ चाहता है, नव वर्ष जो है नव संवत, तो ये कहीं ना कहीं इसका व्यापक प्रभाव पूरे विश्व में होता दिखाई दे रहा है। 6 तिथि से रुद्र नाम का संवत आरंभ होगा तो उसका प्रभाव पूरे विश्व में अशांति का वातावरण बनता दिखाई देगा। विश्व युद्ध का पूरा सामंजस्य स्थापित होकर ग्रहों ने योगायोग जिस प्रकार का बनाया है वो सामने उपस्थित है। शनि अपने पूर्ण रुद्र रूप में आने वाले हैं अभी कुछ दिन में।
अभी तो अस्त में हो गए हैं। ये अस्त अवस्था में होने के बाद कहीं ना कहीं कई राशियों पर उसका प्रभाव अलग अलग प्रकार का होगा। आपने अपनी राशि का प्रभाव समझा भी, तो आप कोशिश ये करें इन दिव्य दिनों में जो जो उपाय जब जब बनते हैं, चाहे वो होली पर, चाहे वो ग्रहण के टाइम पर, यदि और या शनि के अस्त होने के प्रभाव के अनुसार से आप अवश्य करने का प्रयास करें। भारतीय संस्कृति में इन समस्त गणनाओं को समझने का बहुत सुंदर जो कृत्य किया गया है, जिसके द्वारा ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से इन ग्रह गणनाओं, काल गणनाओं को समझने का रास्ता बनाया गया है। ये वास्तविक तौर पर माने ये जीवन में चमत्कार उपस्थित करता है। ग्रह गणना योग ज्योतिष के अनुसार से एक ऐसी चीज़ है कि जिसको देश काल परिस्थिति के अनुसार से आप समझेंगे तो आपके जीवन में क्या कुछ अशुभ होने वाला है, शुभ होने वाला है, उसका पूर्व ज्ञात आपको प्राप्त हो जाता है। तो कोशिश ये करें इन समस्त गणनाओं का प्रभाव अपने जीवन में, देखिए बड़े भाग्य मानुष तन भाव, इस भाव को ध्यान रखें हम, बड़े भाग्य से मानुष तन प्राप्त होता है। और इसमें इन सब वैज्ञानिक पद्धतियों का जो ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से या काल गणना के अनुसार से ज्योतिष के हमारे प्राचीन आचार्य ऋषि मुनियों ने उनकी सबकी व्यवस्था भारतीय संस्कृति में उपस्थित करी, पूरे विश्व में उसको समझकर उसके लिए लाभ लिया और संसार में उसका लाभ आज भी पहुंचता है। तो कोशिश ये करें, विडंबनाओं में तो इस संसार में अनेक प्रकार से लोग डालने का प्रयास करते हैं। ये समय जो है, आज बहुत सारे लोग पाश्चात्य संस्कृति में या कुछ कम्युनिस्ट टाइप के लोग इस प्रकार के मनोमस्तिष्क पे जो है द्वंद्व उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। इन सबका कोई प्रभाव नहीं है। देखिए संस्कृति का जो एक किसी के व्यक्ति का भाग्योदय काल है, किसी संस्कृति का भाग्योदय काल है, किसी का क्षय काल है, तो ये संसार में सभी चलता रहता है। और इस बात से बहुत सारे लोग आज जिनका समय अच्छा चल रहा होता है, कई बार उदासीन भाव के हो जाते हैं, अरे कुछ नहीं होता सब। ज्योतिष काल गणना एक ऐसी परिष्कृत पद्धति है जिसकी गणनाएं आज भी किसी मॉडर्न कंप्यूटर के बराबर ही आपको प्राप्त होती हैं। और अनादिकाल से उस व्यवस्था को समझाने की बात शास्त्र में बताई गई है, समझी गई है। कैसे कब ग्रहण पड़ने वाला है, कब ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है, कब वो ग्रह आकाश से लोप हो जाएगा, कब वो दिखाई देगा, कब वो नहीं दिखाई देगा। आज तो लोग कह देते हैं कि ऋषियों ने केवल देखकर, आकाश में देखकर, आकाश मंडल में देखकर, इन नेत्र मात्रों से ही अनुभव के माध्यम से प्रत्यक्ष देखने के बाद किया। अरे आज देख लो भाई, आज की तारीख में भी कुछ दिन पहले एक टीवी डिबेट पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे हमारे साथ। उनमें से कुछ तो ऐसे बहरूपिये थे कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले टीवी पर बैठने के लिए अपनी अंगूठियाँ तक उतार के आ जाते हैं और टीवी पर बैठकर लगातार अनर्गल प्रलाप करने का प्रयास करते हैं, लोगों को भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। तो आप कोशिश ये करें, हमारे अपने पूर्वज ज्योतिष विज्ञान के जो भी कार्य उन्होंने किए हैं, हमारे पूर्वजों ने, वो हमारे कल्याण के लिए किए हैं। और इन सब प्रभावों को समझें और ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से जो हम आपके समक्ष ये उपाय उपस्थित करते हैं, ये छोटे छोटे हैं लेकिन शास्त्र वर्णित हैं और इनको हिंग लगे ना फिट के रंग चोखा हो, ऐसा हमारा प्रयास है कि आपके जीवन में समस्त कष्ट दूर होने के योग बने। और पौराणिक ज्योतिष के अनुसार से हम इन समस्त वैदिक ज्योतिष में, पुराणिक ज्योतिष के अंतर्गत बहुत सारे जो उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, कथाओं के माध्यम से ही बताए गए हैं, उन चीज़ों की टेस्टिमनीज बताई गई हैं, वो हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं, बताया है। और उन ग्रंथों का नाम तक हम आपके संग बताते हैं कि कहाँ किस प्रकार का वर्णन वो उपस्थित है। कोशिश ये करें उनको अपने जीवन में उतारें। हाँ, आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, ये हमारा जो व्यवस्था है आपके लिए अपनी है। आप फ़ोन नंबर्स पे अपने प्रश्नों को लिख के भेजें, व्हाट्सएप के माध्यम से भेजेंगे तो हम जरूर उनके जवाब भी जल्दी से जल्दी आप तक भेजने का प्रयास करेंगे। हाँ, थोड़ा देर जरूर लग सकती है उसमें, बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे होते हैं और उन प्रश्नों के माध्यम से हम जल्दी से जल्दी उनके उपाय आप तक भेजने का प्रयास करते हैं। और जो लोग मिलना चाहते हैं वो आश्रम पे आ सकते हैं। समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम आश्रम पे चलते ही हैं और उन सब कार्यक्रम में आकर आप आश्रम पे पधारिए। दिल्ली में विवेकानंद योग आश्रम में आपके बहुत सारे प्रश्नों का निदान भी होगा और साथ साथ माँ भगवती की कृपा से, जो भगवती का श्री विग्रह आश्रम पे विराजमान है, उनकी कृपा से आपके कष्ट भी दूर होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।